दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णं कुरुष्वेदं माघस्नानं महाव्रतम। दिवाकर जगन्नाथ सहस्रांशु आदित्य या सूर्य, जिसकी सत्ता से ही समारंभ होता है सुप्रभात का और हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम का भी। और यह समय है पावन माघ मास का भी, जहां भुवन भास्कर सहस्रांशु शेखर दिवाकर की रश्मियां सभी को अत्यंत रुचिकर प्रतीत हुआ करती हैं। जी हाँ, सूर्य और माघ मास के इस पवित्र कालखंड में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के परिपोषक तथा आप सभी के चिरपरिचित कार्यक्रम सुप्रभातम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच, नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें हार्दिक स्वागत और सत्कार के साथ हमारा सादर नमस्कार। भारतीय संस्कृति की समुज्ज्वल कीर्ति की प्रस्तुति तथा प्रस्तुति को समर्पित हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम का होता है आरंभ आज का पंचांग इस पहले प्रभाग के साथ, जहां आप जान लेते हैं कि क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र का स्वरूप। तो देर किस बात की, जान लेते हैं माघ मास के इस दिन विशेष के महत्वपूर्ण भारतीय कालमान को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। माघ मास की प्रशंसा में एक श्लोक है, माघ मासमिमं पुण्यं स्नाम्यहं देवमाधव तीर्थस्यास्य जले नित्यं प्रसीद भगवन् हरे। इन दिनों तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम चलायमान है। हर कोई इस महाकुंभ में पवित्र विधान के साथ स्नान संपादन के पश्चात आध्यात्मिक चिंतन, मनन और निधिध्यासन का सत्प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में माघ स्नान की महिमा का संस्कृत शास्त्रों में किस तरह का उत्कृष्ट निरूपण प्राप्त होता है, इसे हम अपनी अगली प्रस्तुति द्वारा निदर्शित करने भर का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। देवैस्तेजः परीक्षितं माघ मासे जलेषु वै अतः पवित्रं हि जलम् अशेषाघोघनाशनम्। देवताओं ने अपने तेज को माघ मास में जल में प्रवाहित किया था, इसलिए यह पवित्र जल है जो सभी प्रकार के बाढ़ रूपी पापों की मात्रा को भी सर्वथा नष्ट कर देता है। और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। कुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल खजाना है। कुंभ एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर क्यों मनाया जाता है? पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ की उत्पत्ति और आयोजन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं महाकुंभ पर हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। कुंभ मेला भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक अनमोल खजाना है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। पृथ्वी लोक और पाताल लोक को मिलाकर के 3.5 करोड़ तीर्थ स्थान हैं। तिस्रा कोट्योर्ध कोटि दिवि भुवि सुतले संति तीर्थानि तेसाम राजा मुख्य प्रयागो। उन 3.5 करोड़ तीर्थ स्थानों का जो राजाधिराज है, मुख्य राजा है, वह प्रयाग है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा।
उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए दोनों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं, इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। अपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो कुंभ का वर्णन आता है तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन और मनुष्य लोक के 12 वर्ष एक समान हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्य लोक के 144 वर्ष समान हैं। इसलिए जो महाकुंभ आता है, विशेष महाकुंभ, मनुष्य लोक में 144 वर्ष बाद आता है। वैसे हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन प्रयाग में होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह एक विशेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों का संयोग अमृत की बूंदों के गिरने के समय था। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आवतः सोई। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि माघ मास में जब मकर राशि के ऊपर सूर्य का आगमन होता है तो समस्त तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है। अगर खगोलीय कारण अनुसार देखा जाए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहता है और 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जब बृहस्पति उस राशि में वापस आता है जहां वह 12 वर्ष पहले था, तब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं तब महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इन दिनों में जब प्रयाग में कुंभ मेला लगता है तब इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उसमें स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के, कहते हैं, पाप धुल जाते हैं, अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य के मन सकारात्मक होते हैं। संक्षेप में बताएं तो पूर्ण कुंभ मेले का 12 वर्ष का चक्र पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना अत्यावश्यक है। आइए समझते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कि वे कौन से कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और कौन से उपाय हैं जो रोगों से बचाव कर मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है और स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जीवन की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। मस्तिष्क का स्वास्थ्य संज्ञात्मक, संवेदी, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और मोटर डोमेन में मस्तिष्क के कामकाज की स्थिति है जो किसी व्यक्ति को बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है। जीवन भर अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सहायक होती है। मस्तिष्क में कोई रोग हो तो इससे मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वहीं यदि जीवन शैली ठीक न हो, इससे भी मस्तिष्क संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। चलना है, काम करना है, हर
चीज़ जो हम ऑटोमेटिकली सोचते कि ये रिफ्लेक्सली हो जाएगा, वो तो एक कमांड से ही आ रहा है, और वो कमांड सेंटर है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हेल्थी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम प्रोडक्टिव रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम रहेंगे। सो ब्रेन हेल्थ इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। मानव मस्तिष्क शरीर की हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि, श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। संज्ञात्मक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से सोचने, सीखने और याद रखने की क्षमता है। दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। संज्ञात्मक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो या उसका मस्तिष्क प्रभावित हो तो उसके दैनिक जीवन के कार्य प्रभावित होते हैं और उसे कई तरह की जटिलताएं होती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है और गुणवत्ता भी। अक्रॉस द एजेस एक अगर फैक्टर है जो ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती है, वो है स्ट्रेस, टेंशन। हालांकि बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, जैसे सारा जो वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो कहते हैं, जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो जो डिसलाइपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी जिससे जो खून ठीक से नहीं पहुंचती, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंचती ब्रेन को, ब्रेन की इंजरीज हो जाता है। लाइफस्टाइल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब लाइफस्टाइल को देखेगा, एक है हमारा खान पीन, दूसरा है हमारा जो एडिक्शन है, जो अल्कोहल है, धूम्रपान है, तीसरा है हमारा नींद। अगर आप रात भर जगें, अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे नहीं। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, और इनफैक्ट लोग कहते हैं ये धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी है, हमारे याददाश्त है, हमारे सोच की जो हमारे जो ताकत होते हैं वो बिगड़ता है, तो जल्दी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। आवश्यक है कि मस्तिष्क में किसी रोग के होने पर उसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, जिससे रोग की पहचान जल्द हो सके, साथ ही उसका उपचार किया जाए। मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए मस्तिष्क की सही देखभाल करना भी उपयोगी है। ऐसे में जीवन शैली से संबंधित वो कौन से कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, इसकी जानकारी होना और उनमें बदलाव करना उपयोगी हो सकता है। स्लीप इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट। लाइफस्टाइल में अब इम्पोर्टेंट थिंग ये भी दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं आप फिजिकली फिट रहो तो आप मेंटली फिट रहेंगे। तो अगर कॉच पोटैटोज बिल्कुल नहीं रहना, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू हैव टू बिल्ड इन। तीसरा है लर्निंग एबिलिटी। कहते ज़्यादा नया स्किल्स आप सीखते चले जाओ। 60 साल 70 साल में लोग म्यूजिक सीखते हैं। योगा से भी आपका मेंटल हेल्थ वगैरह अच्छा बन सकता है। तो लाइफस्टाइल, आपकी जो न्यूट्रिशन फैक्टर्स, कई चीज़ें ऐसे अगर वो न्यूट्रिशन में आपको नहीं मिलती, जैसे B12 है, कुछ मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो एंडोक्राइन, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, ऐसे जो न्यूट्रिशन की बैलेंस अगर नहीं रहा तो वो भी आपकी मेमोरी, आपकी जो मेंटल हेल्थ में प्रभाव कर सकता है। सिंपल थिंग्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक से सोना, ठीक से खाना, योगा करना और स्ट्रेस से बच के रहना, ताकि आपकी सारा लाइफ की संतुलन आप अगर ठीक रहें तो ज़्यादा तक आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ब्रेन हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है और मस्तिष्क का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जीवन शैली भी इस पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता की तरह अपनी स्मरण शक्ति और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बेहतर और मजबूत बनाए रखा जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से काम करना मस्तिष्क की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है। यदि आप जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मस्तिष्क की समस्याएं आपको प्रभावित न करें और उनका खतरा कम हो, तो आज से ही अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने के उपाय करें, अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य को ठीक रखें और उसकी सही देखभाल करें। मस्तिष्क का बेहतर स्वास्थ्य
आपके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। पुनः स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। योग प्रभाग में आज जान लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी यौगिक क्रियाएं होती हैं सहायक। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मन स्वस्थ हो, और अगर हम मन स्वस्थ चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हमारा तन स्वस्थ हो, क्योंकि हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। यानी हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर तीनों पर एक साथ स्वस्थ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक तन तो दुरुस्त करना चाहें, लेकिन चाहे मन जो है वो खराब है तो सोच रहे तन दुरुस्त हो जाएगा, वो संभव नहीं है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे यौगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, और आरंभिक सूत्रों में ये आया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन आज दो बहुत सरल से अभ्यास सीखते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत बहुत इफेक्टिव हैं, उसके साथ हमें पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं आप, सरलता के साथ कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में भारत योग परंपरा में हुआ है, वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के माध्यम से हुआ है, तो वही दो गति हम सीख रहे हैं जो भारत योग परंपरा से आती हैं, घूर्णिका गति और आनंद गति। तो घूर्णिका के लिए हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा ले, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सिर्फ चौकड़ी मार करके बैठ जाए। और इस स्थिति में बैठ करके हम सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपनी कमर से चक्राकार मूवमेंट देना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। स्थिति में आए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना। अब यहाँ पे हम माथे को जमीन से छू सकते हैं, बट वो हमको करना ही नहीं है इस गति में। ये गलती कर लेते हैं कि योग मुद्रा की तरह हम ऐसा कर लें। तो यहाँ आए और साइड, बैक, साइड एंड फ्रंट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना लाभकारी होगा। तो इसको आप 5 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। आपकी कमर का, आपकी पीठ का फैट तो कम होगा ही होगा। मेंटल हेल्थ, आपका तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, अवसाद, सब में लाभकारी। यहाँ रुके, अपना चेहरा ऊंचा और वापस आ जाए। है ना ये सरल सा अभ्यास। तो घूर्णिका गति को आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेना है आनंद गति का। उसके लिए भी हम बैठने का नियम बिल्कुल वही है जो घूर्णिका गति का है, और दोनों हाथों को ऐसे खोल देंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो चारों दिशाओं में खुली रहनी चाहिए। इस स्थिति में आकर के कमर से हमें पेंडुलम जैसा मूवमेंट अपनी बॉडी को देना है। कैसे? आंखें बंद, ये मूवमेंट चलता रहे, और मानसिक रूप से प्रणव का उच्चारण यानी ओम का उच्चारण चलता रहेगा। हम बोल के दिखा रहे हैं, आपको बिना बोले मानसिक रूप से करना है। कैसे? फिर वापस आ गए, हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुके और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना।
ये 2 गतियां आपके मानसिक तनाव को दूर करेंगी, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। 20 मिनट्स दिन में सूर्य की किरणों में जरूर बैठें, सात्विक आहार लें, प्रत्येक श्वास में परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। यद्यत् परवशं कर्म तत्तद् यत्नेन वर्जयेत्, यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। अर्थात जो कार्य दूसरे के अधीन हो उन्हें यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए, पर जो कार्य अपने वश में हो उन्हें तो यत्नपूर्वक अवश्य ही पूरा करना चाहिए। और इन्हीं कार्यों में से एक है अभ्यास, और इस अभ्यास को भी जब हम पुनरअभ्यास के स्वरूप में ले आते हैं तब तो अभ्यास की महनीयता और भी खिल उठती है। तो आइए कर लेते हैं अब यथाक्रम संस्कृत अभ्यास हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति।
अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। सुवृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्मात्मविद्बुधः प्राप्येह लोके सत्कारं सुगतिं प्रतिपद्यते। अर्थात जो सदाचारी, शील संपन्न, प्रसन्न चित्त और आत्म तत्व को जानने वाला है, वह विद्वान पुरुष इस लोक में सत्कार पाकर सर्वत्र सद्गति पाता है। तो कुछ इसी तरह के प्रेरक वचनों से प्रेरित होते रहे आप। हम आपके लिए सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ उपस्थित होंगे कल। इसी सूचना के साथ दीजिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ अनुमति। पुनर्मिलामः। नमो नमः।